24 मार्च 1668 को पुर्तगाल की रानी मारिया फ्रांसिस्का ऑफ सावॉय ने अपने पति राजा अफोंसो छठे से तलाक ले लिया। सिर्फ 9 दिन बाद उन्होंने उनके छोटे भाई डोम पेड्रो से शादी कर ली, वही आदमी जिसने अभी-अभी दरबारी तख्तापलट में राजा को अपदस्थ किया था। यह 17वीं सदी के सबसे चौंकाने वाले शाही घोटालों में से एक था। लेकिन वो महिला कौन थी जो 2 अलग-अलग राजाओं की पत्नी बनकर 2 बार पुर्तगाल की रानी बनी? वो महिला जो 2 बार पुर्तगाल की रानी बनी का जन्म पेरिस में 21 जून 1646 को मारी फ्रांसवाज एलिजाबेथ के नाम से हुआ था। वो चार्ल्स अमाडियस ऑफ सवॉय, ड्यूक ऑफ नेमूर और एलिजाबेथ डी बॉर्बन वेंडम की दूसरी जीवित बेटी थीं। एलिजाबेथ फ्रांस के राजा हेनरी चतुर्थ की पोती थीं। उनके 5 बच्चों में से सिर्फ 2 ही बड़े हुए, मारी फ्रांसवाज, बाद में मारिया फ्रांसिस्का, और उनकी बड़ी बहन मैरी जीन बैप्टिस्ट। सन 1652 में जब मारिया फ्रांसिस्का अभी एक छोटी बच्ची थीं, तो उनके परिवार पर एक त्रासदी आ गई। उनके पिता अपने साले फ्रांसवा दे वांडोम, ड्यूक ऑफ ब्यूफोर्ट के साथ शातियों की डची को लेकर एक कड़वे विवाद में उलझ गए। 30 जुलाई 1652 को पेरिस के घोड़ा बाजार में द्वंद्व युद्ध में चार्ल्स अमाडियोस की 28 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु ने मारिया को पिता विहीन कर उनके जीवन की दिशा बदल दी। पति की मृत्यु के बाद मारिया ने फोटेवोरो के कॉन्वेंट में रहने का निर्णय लिया। मारिया और उनकी बड़ी बहन ने अपना अधिकांश बचपन वहीं बिताया, जहां उनका पालन पोषण ननों द्वारा किया गया। सरल परवरिश के बावजूद मारिया को यहां अच्छी शिक्षा मिली और वे वयस्क जीवन में कविता लिखती रहीं। दोनों बहनें नेमूर के दिवंगत ड्यूक की बेटियां होने के कारण राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण थीं। आखिरकार उनकी मां ने मठ छोड़ने का फैसला किया और परिवार पेरिस लौट आया। वहां नई चुनौती उनका इंतजार कर रही थी। नेमूर वंश का कोई सीधा पुरुष उत्तराधिकारी न होने के कारण मारिया और उनकी बहन की शादी अब सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं रहा। ये एक राजनीतिक इनाम था जो उनके भविष्य को आकार देगा और यूरोप के शक्तिशाली दरबारों का ध्यान आकर्षित करेगा। मारिया की मां चाहती थीं कि उनकी एक बेटी की शादी सवॉय के उच्च कुलीन वर्ग में हो, जो ड्यूकडम था और आज के फ्रांस इटली सीमा पर था। बहनें 1659 में वहां गईं, लेकिन ड्यूक चार्ल्स इमैनुएल द्वितीय की बातचीत विफल रही और 4 साल बाद उन्होंने फ्रांस के राजा लुई चौदहवें की चचेरी बहन से शादी कर ली। उस समय तक मारिया की बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी, जिनका रिश्ता चार्ल्स ड्यूक ऑफ लोरेन से हुआ था, जो आज के फ्रांस और जर्मनी की सीमा के साथ उस क्षेत्र के सबसे बड़े शासक थे। दिलचस्प है कि ड्यूक ऑफ लॉरेन ने विवाह को मान्यता देने से जल्द इनकार कर दिया और उसे शीघ्र ही निरस्त कर दिया गया। फिर भी मारिया और चार्ल्स हेनरी ड्यूक ऑफ ऑडमोंट की शादी की योजना भी असफल रही। 1664 में मारिया की मां का 49 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जिसके बाद संभावित विवाह की बातचीत की जिम्मेदारी उनके परचाचा सेसर डी एस्त्रेस, बिशप ऑफ लाओन और भविष्य के कार्डिनल पर आ गई। जल्द ही उन्होंने पुर्तगाली दरबार की रुचि आकर्षित की, जहां 1656 से राजा अफोंसो छठे, जो मारिया से सिर्फ 3 साल बड़े थे, अविवाहित थे। हालांकि पुर्तगालियों की पहली पसंद मारिया फ्रांसिस्का नहीं थीं। मार्क्विस ऑफ सार्ड को लुई चौदहवें की चचेरी बहन मैडमुजेल डी मोंपेंसिये से विवाह के लिए भेजा गया था, पर उन्होंने मना कर दिया। तभी 1660 के दशक के मध्य में और चर्चाओं के बाद मारिया को अफोंसो छठे की भावी दुल्हन के रूप में चुना गया। मारिया की शादी की संधि 24 फरवरी 1666 को पेरिस में हस्ताक्षरित हुई थी। इसके शर्तें मारिया के लिए उदार थीं। वो 6 लाख एस्कुडो की दहेज देगी, जिसे जानबूझकर ऊंचा रखा गया था, ताकि नेमूर और वेंडम के घरानों की प्रतिष्ठा पुर्तगाली ताज के मुकाबले दर्शाई जा सके। लेकिन अगर विवाह समाप्त हो जाता है, तो यह दहेज वापस मिल सकता था और बदले में उसे पुर्तगाल में उपयोग के लिए बहुत सारी जमीनें देने का वादा किया गया था। ये संपत्तियां उसे उसकी सास डोना लुइसा दे गुस्माओ की मृत्यु के बाद विरासत में मिलती। इस बीच उसे लिस्बन में अपनी गृहस्थी के खर्च के लिए पुर्तगाली सरकार से वार्षिक भत्ता मिलता रहता। सहमति बनने के बाद
लारोशेल में 27 जून 1666 को प्रतिनिधि के माध्यम से विवाह हुआ। मारिया फिर पुर्तगाल के लिए रवाना हुई और 9 अगस्त 1666 को जुंकेरा पहुंची। काउंट ऑफ कस्टेलो मेल्होर ने उनका स्वागत कर अलकांतारा के महल ले गए, जहां राजा अफोंसो छठे और शाही दरबार उनका इंतजार कर रहे थे। बाद में दोनों की शादी फ्लेमिश कॉन्वेंट चर्च में हुई। मारिया 20 साल की थीं, जबकि अफोंसो 23 साल के थे। समकालीन विवरणों में युवा रानी की सुंदरता की प्रशंसा की गई, लेकिन कुछ स्रोतों के अनुसार राजा ने शादी के भोज के दौरान अचानक अपनी दुल्हन को छोड़ दिया, जो इस शाही विवाह के शुरू से ही संकट में होने का अशुभ संकेत था। मारिया जैसे ही पुर्तगाल पहुंची, उन्हें महसूस हुआ कि ये फ्रांस की उनकी पिछली जिंदगी से बिल्कुल अलग दुनिया है। लेकिन सबसे बड़ा झटका देश खुद नहीं था, वो वही आदमी था जिससे उन्होंने अभी शादी की थी। ताज के पीछे एक ऐसा राज्य था जो पहले से ही राजनीतिक उथल-पुथल में डूब रहा था, जहां गुट सत्ता के लिए लड़ रहे थे और एक ऐसे राजा के इर्द-गिर्द घूम रहे थे जिसे बहुत से लोग शासन करने में अक्षम मानते थे। अफोंसो छठे बचपन की गंभीर बीमारी से शारीरिक रूप से अक्षम हो गए थे और समकालीन लोग उन्हें अक्सर आवेगी, उग्र और सिंहासन के लिए अनुपयुक्त बताते थे। वयस्क होने पर भी उनकी मां ने वर्षों तक रीजेंट के रूप में शासन किया, क्योंकि लोग उनकी क्षमता पर संदेह करते थे। अपनी खराब सेहत के अलावा कुछ विवरण बताते हैं कि अफोंसो को उच्छृंखल साथियों की संगति, उधम भरे खेल खेलना, लिस्बन की गलियों में घूमना, शराब पीना और लोगों को डराना पसंद था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक शासक के रूप में अपने कर्तव्यों की भी उपेक्षा की। यह खास तौर पर समस्या थी, क्योंकि पुर्तगाल एक राष्ट्र के रूप में पतन की ओर बढ़ रहा था और डच लोग एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में उपनिवेशवादी शक्ति के रूप में उन्हें पीछे छोड़ रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए जब मारिया राज्य में पहुंची, तब तक एक गुट पहले ही उभर चुका था, जो सर्वशक्तिमान दरबार का चहेता काउंट ऑफ कास्टेलो मेल्होर का विरोध करता था, जिनका अफोंसो पर बहुत अधिक प्रभाव था। ये विरोधी गुट राजा के अपने भाई पेड्रो के इर्द-गिर्द एकजुट हो रहा था। मारिया जल्द ही इस साजिश में फंस गईं। यही लोग थे जिन्होंने इंग्लैंड के साथ मजबूत गठबंधन की कास्टेलो मेल्होर की पसंद के विरोध में फ्रांसीसी विवाह के लिए दबाव डाला था। दरबार की साजिश तब जटिल हो गई जब रानी ने शुरुआत में कास्टेलो मेल्होर से अच्छे संबंध होने के बावजूद राज्य परिषद में भाग लेने की इच्छा जताई, जैसा उनकी सास ने किया था। काउंट के विरोध पर उन्होंने पेड्रो के इर्द-गिर्द बन रहे विरोधी गुट से गठजोड़ करना शुरू किया। हालांकि राजनीति ही शायद उन्हें जोड़ने वाली एकमात्र चीज नहीं थी। बाद की कहानियों के अनुसार मारिया की अफोंसो से शादी टूटने पर वो उनके छोटे भाई पेड्रो की ओर आकर्षित हो गईं। दोनों भाइयों में फर्क साफ था। पेड्रो आकर्षक, करिश्माई और सक्षम थे, जबकि अफोंसो शारीरिक रूप से अक्षम और बौद्धिक रूप से सीमित थे। लेकिन ये विवरण सच हैं या बढ़ा चढ़ाकर बताए गए हैं, ये अब भी अनिश्चित हैं। कास्टेलो मेल्होर ने रानी और इन्फांटे को अब खतरनाक गठबंधन मानना शुरू कर दिया था। डर था कि वे उसकी ताकत खत्म कर सकते हैं या राज जानते थे जो उन्हें बर्बाद कर सकते थे। इसलिए दोनों पक्ष चालें चलने लगे। जल्द ही कास्टेलो मेल्होर को हटाने की साजिश रची गई, जिसे फ्रांस के राजा लुई 14वें ने दूर से प्रोत्साहित किया, क्योंकि वे एंग्लो पुर्तगाली गठबंधन को कमजोर करना चाहते थे, जिसके कास्टेलो मेल्होर मुख्य समर्थक थे। मारिया के बाद के कदम एक सोचा समझा राजनीतिक दांव थे। उसने स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी शादी से खुश नहीं थी और दावा किया कि अफोंसो, जो हेमीप्लेजिया से पीड़ित था, यानी उसके शरीर के एक तरफ लकवा था, उनके विवाह को शारीरिक रूप से पूर्ण करने में असमर्थ था। उसने ये सब पहले किए गए उन दावों के बावजूद किया कि वह खुद को गर्भवती मानती थी, जिससे एक साफ-साफ विरोधाभास पैदा हो गया। वो कैसे खुद को गर्भवती मान सकती थी और साथ ही कह सकती थी कि विवाह कभी शारीरिक रूप से पूर्ण ही नहीं हुआ? ये सवाल कभी सुलझा नहीं और बाद में अनदेखा कर दिया गया। इस विरोधाभास को छोड़ दें तो मारिया ने विवाह रद्द करने की मांग की और कहा कि वह अपनी दहेज लेकर फ्रांस लौट जाएगी। क्या तब तक वह पेद्रो के साथ प्रेम संबंध में थी या नहीं, ये अब भी बहस का विषय है। जो स्पष्ट है वो ये है कि सितंबर 1667 में
एक दरबारी तख्तापलट ने अफोंसो के शासन को चकनाचूर कर दिया। कास्तेलो मिल्होर इंग्लैंड भागकर निर्वासन में चला गया, जबकि पेद्रो ने सरकार की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अफोंसो केवल नाम के राजा रह गए और अगले साल उन्हें अजोर्स के टर्सेरा द्वीप पर नजरबंद कर दिया गया। असली सत्ता छिन गई। अफोंसो कई साल पहरे में रहे। पेद्रो ने प्रिंस रीजेंट बनकर पुर्तगाल पर राज किया। हालांकि पेद्रो ने 1667 से सत्ता संभाली थी, लेकिन वो अगले 16 साल तक आधिकारिक रूप से राजा नहीं बने। 24 मार्च 1668 को मारिया को अफोंसो की स्थायी नपुंसकता के कारण विवाह रद्द करने की अनुमति मिल गई, जिसे चर्च ने लाइलाज मानकर विवाह समाप्ति के लिए पर्याप्त समझा। ये राजा के खिलाफ एक अपमानजनक सार्वजनिक फैसला था, लेकिन इससे भी बड़ा घोटाला अभी आना बाकी था। कुछ दिनों बाद मारिया ने अपने पूर्व देवर डोम पेड्रो से शादी की, जो अब बिना आधिकारिक उपाधि के ही पुर्तगाल पर शासन कर रहे थे। रातों रात पूर्व रानी राज्य के नए सत्ता के केंद्र की पत्नी बन गईं, जिससे यूरोपीय इतिहास के सबसे असाधारण और विवादास्पद शाही विवाहों में से एक पर मुहर लग गई। यह स्पष्ट नहीं है कि मारिया का पेड्रो के साथ 1667 के तख्तापलट से पहले कोई रोमांटिक संबंध था या नहीं। इसका कारण बाद की घटनाएं हैं। मारिया ने पुर्तगाल छोड़कर दहेज के साथ फ्रांस लौटने की इच्छा लगातार जताई, यहां तक कि पेड्रो के सत्ता में आने के बाद भी। अपनी इच्छाओं के खिलाफ ऐसा लगता है कि नई सरकार ने शायद उन पर दबाव डाला कि वे वहीं रहें और पेड्रो से शादी करें, जब उनकी शादी रद्द हो गई थी। यह इसलिए किया गया था ताकि आर्थिक संकट के समय उनकी दहेज सरकार के पास बनी रहे और साथ ही नई सरकार फ्रांस और सवॉय से कुछ शाही संबंध भी बनाए रख सके। नतीजतन 2 अप्रैल 1668 को अपनी शादी रद्द होने के सिर्फ 9 दिन बाद मारिया ने पेड्रो से शादी कर ली। पूर्व रानी जल्द ही गर्भवती हुईं और 6 जनवरी 1669 को उन्होंने बेटी इसाबेल लुइसा जोसेफा को जन्म दिया, जिनके लिए फ्रांस के राजा लुई 14वें अनुपस्थिति में धर्मपिता बने। राजा के पदच्युत होने के बाद भी यह समय राजनीतिक रूप से अस्थिर था और ऐसे समय में उनकी बेटी के जन्म ने मारिया और पेड्रो को उनके शासन के शुरुआती सालों में बहुत मदद दी। जैसा कि बताया गया, अफोंसो एक कैदी थे, लेकिन फिर भी पेड्रो का रीजेंट के रूप में शासन करने का दावा कमजोर आधार पर टिका हुआ था। एक संतान होने के कारण पेड्रो यह दिखा सकते थे कि अगर वे एक दिन राजा बनते हैं तो उनके पास एक संभावित उत्तराधिकारी है, जबकि अफोंसो की नपुंसकता की अफवाहों का मतलब था कि भले ही उन्हें रिहा कर दिया जाए और दोबारा शादी करने की अनुमति मिल जाए, उनके अपने बच्चे नहीं होंगे। हालांकि युवा इसाबेल उनकी इकलौती संतान होंगी। मारिया फिर 1670 में दोबारा गर्भवती हुईं, लेकिन उन्होंने दिसंबर में गर्भपात हो गया, जब वे भारी गर्भावस्था की हालत में अपने पति के एक संदिग्ध अफेयर को लेकर उनसे सामना करने के लिए जल्दबाजी में यात्रा कर बैठीं। इसके बाद वह दोबारा गर्भ धारण नहीं कर सकीं। मारिया के जीवन का बाकी हिस्सा मुख्य रूप से उनकी बेटी की परवरिश और इस बात पर चर्चा में बीता कि वो एक दिन किससे शादी कर सकती है। हालांकि विडंबना ये रही कि वर्षों में 17 अलग-अलग रिश्ते आने के बावजूद उनकी बेटी ने कभी किसी से शादी नहीं की। मारिया के जीवन में चर्चा रही कि उनकी बेटी की शादी फ्रांस के ड्यूक ऑफ अंजू या इटली के प्रिंस ऑफ पार्मा जैसे रईसों से हो सकती है। जर्मन उम्मीदवारों के लिए बवेरिया और नॉयबर्ग के ड्यूकल परिवारों पर भी विचार हुआ था। आखिरकार उनकी शादी की योजनाएं उनके सवॉर्ड चचेरे भाई विक्टर अमाडियस द्वितीय ड्यूक ऑफ सवॉय से जुड़ गईं। जटिल वार्ताओं के बाद मार्च 1681 में सगाई समारोह हुआ। हालांकि अंत में वार्ताएं विफल हो गईं, क्योंकि सवॉय सरकार को यह चिंता थी कि ड्यूक को लिस्बन जाना पड़ सकता है, जिससे सवॉय का ड्यूकडम भविष्य में पुर्तगाली ताज के अधीन हो सकता है। इसलिए इसाबेल अंततः अविवाहित ही रहीं और इसके बाद उन्हें शाश्वत मंगेतर के नाम से जाना गया। सवॉय विवाह मारिया की अकेली बड़ी राजनीतिक परियोजना नहीं थी। 1672 से 74 तक उन्होंने स्पेनिश विरोध के बावजूद अपने दूसरे पति को पुर्तगाल का शासक मान्यता दिलाने के लिए पोप से प्रयास किए। यह एक जटिल कूटनीतिक मुद्दा था, क्योंकि स्पेन ने 1580 के दशक से 1640 के दशक तक 60 से कुछ अधिक साल पुर्तगाल पर शासन किया और अभी भी उसे फिर से हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखता था।
रोम द्वारा पेड्रो को पुर्तगाल के रीजेंट और भावी राजा मानने से स्पेन का दावा कमजोर पड़ता। मारिया के आखिरी वर्षों पर उसी बीमारी का असर था जिसने उनकी जान ली। कई इतिहासकार मानते हैं कि मारिया सिफिलिस से पीड़ित थीं, शायद जन्मजात, लेकिन इसका कारण अब भी स्पष्ट नहीं है। कुछ विरोधियों ने कहा कि डोम पेड्रो ने उन्हें संक्रमित किया और बीमारी को उनके पूर्व देवर से शादी के लिए ईश्वर का दंड बताया। 1670 के दशक में मारिया की सेहत गिरती रही और 1680 के शुरुआती वर्षों में अचानक बहुत खराब हो गई। इस बीच अफोंसो पुर्तगाल लौट आए थे। कई वर्षों की कैद से उनकी सेहत कमजोर हो गई थी और 1675 से वे सिंत्रा महल में पहरे में रहे, जहां 12 सितंबर 1683 को 40 वर्ष की उम्र में उनका निधन स्ट्रोक से हुआ। अफोंसो की मृत्यु के साथ डोम पेड्रो को आखिरकार राजा पेड्रो द्वितीय घोषित किया गया और अपने जीवन में दूसरी और अंतिम बार मारिया पुर्तगाल की महारानी बनी। फिर भी मारिया का रानी के रूप में दूसरा दौर पहले से भी छोटा रहा। अब तक बताया गया कि वह बहुत दुबली और बीमार हो गई थीं। वो सिर्फ 3 महीने बाद 27 दिसंबर 1683 को 37 वर्ष की उम्र में चल बसीं। उन्हें सांतो क्रूसिफिक्सो के कॉन्वेंट में दफनाया गया। कॉन्वेंट ध्वस्त होने के बाद उनके अवशेष वहां से निकाले गए और 1912 में लिस्बन के साल्वे सांता डेल्फोरा की शाही कब्रगाह में उनके दोनों पतियों के साथ दफनाए गए। मारिया फ्रांसिस्का की इकलौती संतान इसाबेल लुइसा 1690 में 21 साल की उम्र में अविवाहित ही चल बसीं, जिससे उनकी मां की वंशावली खत्म हो गई। मारिया फ्रांसिस्का की मृत्यु के 3 साल बाद 1687 में पेड्रो ने न्यूबर्ग की मारिया सोफिया से विवाह किया और उनके कई बच्चों ने उत्तराधिकार सुरक्षित किया। पेड्रो के 1706 में 58 वर्ष की उम्र में निधन के बाद उनके बेटे जॉन पंचम ने पुर्तगाली सिंहासन संभाला। अपनी असाधारण जिंदगी के उतार चढ़ावों के बावजूद मारिया फ्रांसिस्का ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो किसी और के जैसी नहीं थी। वो पुर्तगाली इतिहास की एकमात्र महिला थीं जिन्हें 2 अलग-अलग राजाओं की रानी का ताज मिला और गिनी चुनी महिलाओं में से हैं जिन्होंने 2 भाइयों से शादी की जो दोनों राजा बने। मारिया फ्रांसिस्का ऑफ सवॉय पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको यह रोचक लगा। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको मारिया फ्रांसिस्का के जीवन के बारे में क्या लगा, और अगर आप और शाही परिवार या पुर्तगाली शाही परिवार के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लिया है, ताकि जैसे ही मैं अपने सारे वीडियो अपलोड करूं वे आपको तुरंत मिल जाएं। खैर, मेरी तरफ से बस इतना ही। तो मैं आप सबसे फॉरगॉटन लाइव्स के अगले एपिसोड में मिलूंगा। धन्यवाद।